तो जब मेरे पे आतंकवादी का जो लेबल लगाया था पुलिस वालों ने, तो वो मेरे लिए आज याद करती तो मुझे बहुत दुख होता है। मगर 9 दिन के बाद क्राइम वाले मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं क्या हो। और जब क्राइम में मुझे ले गया तो बोला कि भाई आपने ये पुलिस की जीप जलाई थी, चौकी जलाई थी, आप आतंकवादी हो, आतंकवादियों से जुड़ी हुई हूँ। तब सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आए थे पुलिस क्राइम में बाहर। मेरे बेटे का नाम मुजाहिद है। तो मेरा बेटा बोलता है कि जब वो 10वीं क्लास में था, बोलता है मम्मी मेरा नाम चेंज कर डालो जल्दी से कि मुझे लोग बोलेंगे कि ये आतंकवादी है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भाई नूरजा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, गुजरात छोड़ दो, गुजरात छोड़ के चले जाते अपने, तू तो मरेगी हमारे को भी मारेगी। ऐसे शब्द मेरे हस्बैंड के थे। और मेरे रिश्तेदार जिसको मैं फ़ोन करती थी तो बोलते नहीं 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 फ़ोन मत करना, तुम तो फ़ोन बिल्कुल मत करना, तुम्हारा फ़ोन टैप होता है, तुम्हारी वजह से हम भी फंसेंगे। मगर रिश्तेदार बहुत डरे हुए थे, बहुत डर गए थे। और वो टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका महिला दिवस के खास मौके पर। आज हम ऐसी महिला से मिलाएंगे आपको जो जुहापुरा में रहती हैं और सामाजिक कामों में सबसे आगे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि इनके ऊपर जब आतंकवादी जैसे आरोप भी लगे गए और उस आरोप से बाहर निकलकर आज भी वो लोगों की सेवा में जुड़ी हुई हैं। सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे, नूरजहां दीवान से। क्या कुछ हकीकत है उनके सामाजिक कामों की और कैसे वो महिलाओं को मोटिवेट करने के काम करती है। देखिए, मैं पहले स्कूल में टीचर थी, उसके बाद जब दंगा हुआ तो पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी। और दंगे के हिसाब से जो लोग पीड़ित थे वो जुहापुरा कैंप में रह रहे थे। मेरी फ्रेंड नसीम और जॉली, उनके थ्रू मैंने कैंपों में काम करना सीखा। और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। मेरी 6 मंथ की बच्ची थी, उसको लेके मैं कैंप में जाती थी। पूरा दिन वो बच्ची को वहाँ के लोग संभालते थे। मेरी सास, मेरी जेठानी वो बच्चों को रखती थी और मैं पूरा दिन काम करती थी। दंगे के दौरान जिन लोगों के घर जल गए थे, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, ऐसी महिलाओं के को पुलिस स्टेशन लेके जाना, FIR करवाना, इनके घर का सर्वे कराना, उनको चेक दिलवाना, वो हमने अमन समुदाय के थ्रू कैंपों में काम करना सीखा। मगर जो माइग्रेट होके जो लोग आए थे कैंपों में रह रहे थे, वापस अपने घरों में नहीं जा सकते थे, तो वो बच्चों का एडमिशन कराना बहुत बड़ी समस्या थी। तो ऐसे वो बच्चों का हमने एडमिशन कराया, बहुत काम किया। अनहद और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, अमन समुदाय के थ्रू काफ़ी लोगों से मिलके। मगर अभी का जो माहौल है वो सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए है रोज़गार की, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। जब भी हम मीटिंग, रैली, धरना की बात करते हैं कि चलो भाई, तो बोलते कि अरे दीदी बच्चों की फ़ी नहीं भरी हमने, घर का किराया नहीं भरा, लाइट का बिल नहीं भरा, गैस का सिलेंडर नहीं तो चूल्हे पे हम खाना बना रहे हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि ये सब काम तो मैंने बहुत किए, मगर जब बहनें खुद पगभर हो जाएगी तो वो खुद अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी। बहुत सी महिलाएं ऐसा कहती थी कि हस्बैंड 1 रुपया भी मुझे नहीं देता, बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस तरह से महंगाई है तो घर चलाना, अगर हस्बैंड ऑटो चलाता है या तो लारी वगैरह है तो इतना ठीक से काम नहीं कर सकते, घर नहीं चल सकता। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा जो बहनें खुद कमाएँ। फिर सिलाई क्लास मैंने शुरू कर दिया और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ। पार्लर तो मुझे आता था बहुत सालों पहले, तो फिर मैंने पार्लर भी खोल दिया और लड़कियों को ट्रेनिंग दी। पहले 20 का ग्रुप एक ट्रेन होके गया, अभी भी कुछ लड़कियाँ आ रही है, अब रमज़ान बाद फिर से शुरू करेंगे। मगर खुशी तब हुई मुझे जब ये लड़की सीमा, इसका नाम सीमा है और ये 4-5 बहनें हैं और अच्छा खासा मतलब कर लेते। अब कोई इवेंट पे जाते थे ना? जी इवेंट में जाते थे तो अपनी 4-5 बहनी इवेंट का करती थी। तो इनका पता पड़ा तो फिर मैं इनसे पार्लर का काम सीखी। तो मैं आज अच्छी खासी नौकरी कर लेती हूँ, 5-6 हज़ार सैलरी कमा लेती हूँ खुद महीना का। जी, महीने का। तो जब सीमा मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेके गई और उसने बताया कि मैं इवेंट में जाती हूँ, हम 3-4 बहनें इवेंट में जाती हूँ, तो मैंने बोला कितना मिलता है वहाँ पे? तो क्या 200-250 रुपया, और उसमें भी रात में देर तक रुकना पड़ता है। जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो घर पे आते करते 1-2 बज जाते हैं। जब 1-2 बजे घर आते हम तो मोहल्ले के लड़के होते हैं, वो कुछ अलग तरह से गलत कमेंट करते हैं। रो गई बात करते करते कि दीदी हम तो इज़्ज़त की ज़िंदगी से वहाँ काम कर रहे हैं, मगर लोग हमको गलत निगाह से देख रहे हैं। तो मैंने बोला तू टेंशन मत ले, यहाँ पे पार्लर सीख जा,
ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद तू अच्छे से कमाएगी, खुद का पार्लर खोल लेना। तो उसने ट्रेनिंग ली और आज जॉब करती है वो, और अच्छे से कमा रही है। इवेंट के काम में अभी नहीं जाती, पार्लर का काम कर रही है। इसकी बहन को भी ये पार्लर सिखा रही है। हाँ, तो अब वो आने वाले दिनों में वो खुद पार्लर खोलेगी। मैंने इसको बोल दिया कि पार्लर तेरा ही है, कभी भी कुछ भी काम हो बेफिक्र आया कर तू। तो रोज़गारी बहनों को मिल रही है, तो एक अच्छी बात है। एक बहन सिलाई सीखती थी हमारे यहाँ, लॉकडाउन के हिसाब से उसकी फ़ीस बच्चों की चढ़ गई थी, 3 बच्चे थे और रिज़ल्ट भी नहीं दे रहे बच्चों का, ना बच्चों को बिठाते हैं पढ़ाई के लिए। तो बहन आई, फिर उस यहाँ पे सिलाई सीख के गई। जब उसने कुछ 200-250 रुपये का एक फ़र्स्ट टाइम ड्रेस सिया, तो वो मिठाई का बॉक्स लेके आई और उसने बोला कि आपकी वजह से मेरी ये पहली इनकम की मिठाई है आपके लिए। रो गई वो, और अब मैं ड्रेस सी रही हूँ अच्छे से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बहनें रोज़गारी कर रही है और आत्मसम्मान से। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहनें खुद कमा रही है। अभी पढ़े लिखे होना एक अलग बात है कि कहीं भी जॉब करके, मगर जो बहनें पढ़ी रही हैं ना, सीमा भी नहीं पढ़ी ना, बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि 4-5 बहनें थी तो मम्मी पापा बेचारे पढ़ाई नहीं कर रहे, किराए का घर, तो पढ़ाई नहीं करे। मगर आज वो अच्छे से कमा रही है। और वो बहनें जो सीखने भी आती है ना, वो भी पढ़ी लिखी बहनें नहीं हैं, उनको मापते नहीं आता, वो कपड़े पे रख के कटिंग करती है कुछ बहनें तो। और वो ड्रेस सी रही है आज, रेडीमेड माल सी रही है, और रोज़ के रेडीमेड पे भी वो 250-300 तो कमाई लेती है। तो एक अच्छी बात है कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है एक काम को देख के कि बहनों को रोज़गारी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी NGO वाले हैं या जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, वो ये सब काम करना ज़रूरी है कि बहनों को सिलाई सिखाइए, पार्लर का सिखाइए, कंप्यूटर सिखाइए, और उनको खुद को आत्मनिर्भर बन जाए, वो होना चाहिए। क्योंकि किसी के मोहताज वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, अब बहुत हो गया। तो नूरजहाँ दीवान को कितना कुछ दुख होता है जब चुनावी जो नारे होते हैं, चुनावी वचन होते हैं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, महिलाओं को रोज़गार देना, ये नारों से दूर हट जाती है सरकार। जब नूरजहाँ दीवान जैसी सामाजिक संस्था के काम करने वाली महिलाएं आगे आती है, तब कितना कुछ दुख होता है कि सरकार अपने नारे तो पूरे नहीं कर पाती और आप जैसों को निकल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें तो हो रही है, मगर जब बेटियां स्कूल में जाती है और उनकी फ़ीस जब चढ़ जाती है, तो वहाँ पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती। ऐसा भी नहीं कहती कि 6 महीने या 1 साल की फ़ीस चलो माफ़ कर दो ताकि लड़कियाँ स्कूल जा सके। दूसरी बात कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है महिलाओं को लेके, मगर योजनाएं बननी चाहिए। संसद बनी इसीलिए कि वहाँ पे योजनाएं बनती रहे, है ना। विधानसभा इसीलिए बनी है कि विधानसभा में बैठ बैठ के योजनाएं बनती रहे महिलाओं के लिए, मगर वो योजनाओं का उपयोग महिलाएं कितनी करती है, वो योजनाएं महिलाओं तक जाती ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन आता है तो उस टाइम पे बोलते हैं कि भाई महिलाओं को ये इतनी लोन मिलेगी, ये मिलेगा, मशीन मिलेंगे, मगर कितनी महिलाओं को मशीन मिली? नहीं मिलते मशीन। रोज़गारी को लेकर अगर बात करते हैं तो जहाँ पे मुस्लिम बस्ती की बात आती है तो वहाँ पे लोनें भी नहीं दी जाती। जब आतंकवादी का आरोप लगा आपको, कितना कुछ दुख हुआ? परिवार वालों का जब बिहेवियर कैसा था, आसपास में लोगों का बिहेवियर क्या रहा, और मिलने वाले लोग आपसे कितना दूर हो गए थे? देखिए, अगर मैं देखूं तो जब मेरे पे आतंकवादी का जो लेबल लगाया था पुलिस वालों ने, तो वो मेरे लिए आज याद करती तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि उस टाइम पे मैं राजकोट थी एक सोनिया गांधी की सभा में, और यहाँ पे कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके एक मूवी बनी थी और उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो पुलिस की गाड़ी जलाई थी। फिर 3 दरवाज़ा लिप की मस्जिद के पास जो चौकी थी वो जलाई थी, जिसमें मैं थी ही नहीं, मैं तो राजकोट में थी। मगर 9 दिन के बाद क्राइम वाले मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं क्या हो, और जब क्राइम में मुझे ले गया तो बोला कि भाई आपने ये पुलिस की जीप जलाई थी, चौकी जलाई थी, आप आतंकवादी हो, आतंकवादियों से जुड़ी हुई हूँ। तब सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आए थे पुलिस क्राइम में बाहर, शबनम हाशमी भी आई थी। मगर मेरे घर की मेरी फैमिली इतनी डर गई थी कि मेरे बेटे का नाम मुसाहिद है, तो मेरा बेटा बोलता है कि जब वो 10वीं क्लास में था, बोलता है मम्मी मेरा नाम चेंज कर डालो जल्दी से कि मुझे लोग बोलेंगे कि ये आतंकवादी है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भाई नूरजहाँ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, गुजरात छोड़ दो, गुजरात छोड़ के चले जाते अपने, तू तो मरेगी हमारे को भी मारेगी, ऐसे शब्द मेरे हस्बैंड के थे। और मेरे रिश्तेदार जिसको मैं फ़ोन करती थी तो बोलते नहीं 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 फ़ोन मत करना, तुम तो फ़ोन बिल्कुल मत करना, तुम्हारा फ़ोन टैप होता है, तुम्हारी वजह से हम भी फंसेंगे। मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्त थे, वो सब मेरे सपोर्ट में थे और सारे लोग
हर बार पुलिस स्टेशन मुझे बुलाते थे, तो हमेशा वो मेरे सपोर्ट में रहे। शबनम हाशमी और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सारी हकीकत बयान की थी, तो एनजीओ के सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे। मगर रिश्तेदार बहुत डरे हुए थे, बहुत डर गए थे, और वो टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वीटीवी के अंदर 3 दिन तक वो पट्टी चल रही है और मेरा फ़ोटो दिखा रहे हैं कि एक आतंकवादी फ़ोटो के साथ। और कुछ टाइम के बाद लोग मुझे शक की निगाह से देख रहे थे। और आज भी मेरे को वही है कि जब अनहद का जो फ़ंड बंद हो गया, एफसीआर नंबर कैंसिल हो गया है, तो इतने सारे एनजीओ के लोग हैं, मगर जब मैं बोलती हूँ कि मुझे काम करना है कोई एनजीओ में, तो बोलते कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद का लेबल लगा हुआ है। चलिए, तो ये थी नूरजहां दीवान, जिनको देखकर वो लाइनें याद आती है कि गुजरात में कहा जाता है नारी तू ना हारी, और आतंकवादी से लेकर समाजवादी तक का क्या सफ़र रहा उनका, इस सफ़र पे भी बात हुई। आरोप तो जो उन पर लगाए गए थे, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इनको फंसाने की एक कोशिश की जा रही थी। आज ये महिला अगर थक गई होती और सरकार के जो दबाव के चलते घर बार छोड़कर कहीं निकल गई होती और अपने सामाजिक कामों को एक तरफ रख दिया होता, तो आज ये बाकी जो महिलाएं हमने आपसे मिलाई हैं वो महिलाओं तक रोज़गार न पहुंचता, उन तक जो है ये हिम्मत और ताकतें नहीं पहुंचती जो आज नूरजहां दीवान ने कहीं ना कहीं काफ़ी सारी महिलाओं को सशक्तिकरण की जो है ट्रेनिंग दी है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है, और सिलाई के साथ साथ दूसरे जो रोज़गार है ब्यूटी पार्लर वगैरह, उन तमाम रोज़गारों से उन्हें जोड़ा है। अवार्ड ये उसी बात की गवाही दे रहे हैं कि नूरजहां दीवान जिस तरह से लगी हुई थी, डटी हुई थी 2002 के दंगों के बाद, उन दंगों के बाद से लेकर अब तक का जो उनका सफ़र है, का जो महिला दिवस है, वुमेंस डे मनाया जाता है, तो ऐसे जो दिन पर क्यों ना नूरजहां दीवान से ही बात की जाए, तो हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, उनसे बात की और तमाम जो है हकीकत आज हमने आपके सामने रखी। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने आप में गुजरात में इनके साथ महिलाएं जुड़ी हुई, ऐसी कई महिलाएं हैं जो काम तो करती हैं, लेकिन आजकल मीडियाओं का भी ये रवैया रहा है कि गोदी मीडिया हो गया जो इन महिलाओं को मोटिवेट करना नहीं चाहता। लेकिन वही गोदी मीडिया तब आएगी, दौड़ेगी जब इनके ऊपर आतंकवादी के आरोप लगेंगे, तब वो मीडिया दौड़ कर आएगी और नूरजहां दीवान की तस्वीरें क्लोज़ करके ली जाएगी, उनके मकानों को दिखाया जाएगा, उनके पूरे परिवार के जो रहनी करनी है उसको खंगोला जाएगा। तो अब ये आने वाले दिनों में ये नूरजहां दीवान की स्टोरी को देखकर दूसरी महिलाओं को भी सीख लेनी चाहिए, अपने आप में खुद ही आत्मनिर्भर होए, ना सरकारों के भरोसे ना रहें, खुद अपने आप में काम करें। मुसलमान समाज इतना बड़ा तबका है, ये जहाँ विस्तार से आती है, बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन्हें डोनेट अगर करते हैं तो ये इनकी संस्था के आगे ले जा सकते हैं। इनकी संस्था को 10 बच्चियों को ये अपने आत्मनिर्भर बनाती है, उसकी जगह पर ये 50 बच्चियों को आत्मनिर्भर बना सकती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है आज वो संस्थाएं भी सोई हुई है, वो संस्थाएं भी कहीं ना कहीं इनको देखकर नज़रअंदाज करती होगी। और नूरजहां दीवान के साथ जुड़िए, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, ताकि आने वाली समाज की दूसरी जो बच्चियां हैं वो अपने कामकाज को, रोज़गार को हासिल कर सकें।